पांचवा और अंतिम विशेषता इसकी जो है वे है ईंटें। ईंटें पकी होती थीं। जब अधिकतर विश्व में लोगों को आग की जानकारी ना हो या इस रूप में आग का उपयोग किया जा सकता है ऐसा ना हो, हमारी इस सभ्यता के लोगों ने यह जान लिया था कि ईंटें बनाना और ईंटों को पक्का कैसे करना ये आग के द्वारा किया था। अब पक्का क्यों करना? ताकि उसकी जो लाइफ है, ईंट की मजबूती जो है वो बनी रहे। तो पक्की ईंटें पाई गई हैं और एक सामान्य साइज में वे सब ईंटें मिली हैं। पूरा जो शहर का शहर बसा हुआ है, इस पूरे क्षेत्र में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जो मैंने बताया नर्मदा तक और यहाँ आलमगीर से लेकर मरकाना तक, इतनी जगहों में एक तरीके से कुछ क्षेत्रीय विविधता को यदि हम छोड़ दें तो मोटा मोटा ये सब चीज़ें इन सभी जगहों पे पाई गई हैं। तो ये तो हुई विशेषताएं, सिंधु घाटी की 5 विशेषताएं। मैं पुनः दोहराता हूँ। सबसे पहला नगर योजना, दूसरा उसका स्नानागार, तीसरा जल निकासी, चौथा अन्नागार और पांचवा ईंटें। ये 5 चीज़ों को यदि आप आज से 5,500 पूर्व के विश्व के साथ या उस जगह के साथ कल्पना करें तो आप समझ सकते हैं कि उस समय के लोग कितने सफाई परस्त थे, कितने योजनाबद्ध थे, कितने अनुशासित थे। और तब जाकर हम अपनी इस सभ्यता पर गर्व करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का काल, क्षेत्र और उसकी विशेषताएं ये जानने के बाद अगले बिंदु पर हम चलते हैं, उनका सामाजिक जीवन। वह स्वयं भी अनेक विशेषताओं से भरा हुआ है। जिस विशेषताओं की मैंने चर्चा की वे तो उनके नगरीय ढांचे के बारे में थी, उनके स्नानागार के बारे में थी, साफ सफाई आदि के बारे में थी। यहाँ अब हम चर्चा करते हैं उनके सामाजिक जीवन की। आखिर वे रहते कैसे थे, उनके क्या शौक थे, क्या खाते पीते थे। सबसे पहली बात तो ये जान लें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे मातृ केंद्रित परिवार थे, यानी महिलाओं का स्थान सर्वोच्च रहता था। आज जो पैतृक परिवार माना जाता है उसकी तुलना में ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग अधिकतर मातृ केंद्रित थे और जो बहुत सारी मूर्तियां बनी हैं, नारियों से संबंधित मूर्तियां, उससे यह बात स्पष्ट होती है। इसके अलावा उन लोगों का जो रहन सहन था, वे सारे तरह के शौक रखते थे। उदाहरण के लिए सोने का कार्य पलंग में करते थे, उनके बिस्तरों की समुचित व्यवस्था होती थी। साथ ही उनके जो कमरे थे वे कमरे भी आज की तरह ही बटे हुए थे, खंडों में बटे हुए थे। आपको यहाँ पर बताना जानना बहुत ज़रूरी होगा कि ऐसा देखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन थे, जो मकान थे, उन मकानों में चौका जहाँ भोजन बनता है और जो अन्य कमरे हैं वे जुड़े हुए, बाथरूम जैसे। चौका और बाथरूम कतई एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। यह शायद उनके हाइजीनिक सेंस की ओर इशारा करता है। इसी प्रकार उनके जो खिलौने थे, सिंधु घाटी सभ्यता के समय के पाए गए खिलौने बहुत तरीके के हैं, जो अधिकतर मिट्टी के बने हुए हैं और पके हुए हैं, पकी हुई मिट्टी के बने हुए हैं, जिसमें बैल हैं, हाथी हैं, हिरन हैं, सींग वाले कुछ जानवर हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे चित्र भी, कुछ ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं छोटी छोटी, जो शायद किसी सुपर नेचुरल भावनाओं को दिखाती हैं। शायद ये इशारा करती हैं कि उन लोगों का किसी तरह के तीसरी शक्ति पर, दूसरी शक्ति पर विश्वास था। इन मूर्तियों की, इन चित्रों के जो विभिन्न आयाम हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें खेल कूद का, मनोरंजन का बहुत शौक था। आखिर स्नानागार भी मनोरंजन का ही एक जरिया हुआ करता था। ऐसा महसूस होता है कि शायद पासा जो उस समय खेलते थे, पासा उनका बहुत प्रिय खेल हुआ करता था। उनको आज से 5,500 वर्ष पूर्व के पुरुष और महिलाओं को श्रृंगार का उतना ही शौक था जितना आज है।
ऐसा महसूस होता है कि उस समय की महिलाएं शायद लिपस्टिक का उपयोग करती थीं, पाउडर का उपयोग करती थीं और केश सज्जा के लिए अन्य चीज़ों का उपयोग करती थीं। कंघियाँ पाई गई हैं जिससे परिलक्षित होता है कि पुरुष और महिलाएं अपने बालों को सजाते थे, संवारते थे और महिलाएं अपने बाल लंबे रखती थीं। जिस तरीके के बर्तन पाए गए हैं उसमें भी बहुत विविधता है और इन बर्तनों से स्पष्ट होता है कि अलग अलग उद्देश्य के लिए वे लोग अलग अलग तरीके के बर्तन का उपयोग करना जानते थे और उपयोग करते थे। सब पकी हुई मिट्टी के बर्तन होने के नाते बड़े मजबूत होते थे और पुरातत्व विभाग के द्वारा किए गए उत्खनन के बाद जब ये बर्तन निकाले गए तो उनकी मजबूती देखकर लोगों को आश्चर्य होता है। जहाँ तक उनके इस बात का सवाल है कि शिकारी की आदतें क्या थी, उनकी किस तरह के शिकार करते थे, चित्रों से और अन्य माध्यमों से उत्खनन से ही यह स्पष्ट महसूस होता है कि उन्हें आखेट का शौक था। वे भी शिकारी थे, वे भी शिकार का शौक रखते थे और मूल रूप से हिरन का शिकार करते थे। मछली भी मारते थे और मछली मारने के लिए जो औजार की ज़रूरत होती है उस औजार से वे वाकिफ़ थे। साथ ही उसके अलावा व्यवसाय पर हम यदि जाएं तो उनका जो मुख्य व्यवसाय था वह अब आप समझ सकते हैं कि मिट्टी के काम उनका मुख्य व्यवसाय था। मिट्टी के सामान बनाना, चाहे वो ईंट बनाना हो, चाहे मकान बनाना हो, चाहे बर्तन हो, आग जलाने की व्यवस्था हो। लेकिन उसके अलावा यदि इतने बड़े रूप में एक सभ्यता फैली थी तो निश्चित रूप से वहाँ पर सभी तरह के कौशल के साथ लोग रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। तभी संभव था कि इतनी बढ़िया सड़कें बनाई जाएं। एक सड़क बनाने के लिए, एक भवन बनाने के लिए, एक स्नानागार बनाने के लिए गणित की बहुत आवश्यकता होती है, गणित की जानकारी की। निश्चित रूप से यदि 90 डिग्री पर या समकोण पर सड़कें बनती थी, मकान इतने मजबूत थे उनकी नींव की आज भी वे खड़े हुए हैं, तो ये तभी संभव है जब उस समय के कारीगर कुशल रहे हैं। ये उनका सामाजिक जीवन है जिस पर हम जान सकते हैं कि महिलाओं का जीवन कैसा था, कितने आधुनिक थे अपनी सोच में, श्रृंगार वगैरह का शौक था, खिलौनों का शौक था, शिकार का शौक था और इसके अलावा विभिन्न तरीके के व्यवसाय करते थे। तो अब हम इसके बाद अगले बिंदु पर आते हैं और वह है उनका आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन की बात करें तो व्यवसाय सबसे महत्वपूर्ण भाग है और उनके व्यवसाय में सबसे मुख्य व्यवसाय था कृषि का। वह सभ्यता पूरी तरह कृषि पर निर्भर थी और चूंकि वह सेटल्ड सभ्यता थी, एक जगह स्थिर थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने कृषि पर काफ़ी कार्य किया था। सभी तरह के अनाज जिससे आज हम परिचित हैं वे उस समय उनके द्वारा खेती के माध्यम से पैदा किए जाते थे। गेहूँ, जौ, ज्वार, राई, दाल, चना, सफ़ेद चना, मटर आदि आदि। इसके अलावा चावल भी उन्हें मालूम था, यद्यपि चावल का उपयोग कम होता था ऐसा महसूस होता है क्योंकि चावल उत्तर भारत के सिंधु घाटी के सभ्यता के क्षेत्रों में ना मिल करके वह गुजरात के क्षेत्र में मिलता है। तो ऐसा लगता है कि गुजरात के लोग को जहाँ चावल की जानकारी थी, उत्तर भारत के लोगों को चावल की जानकारी नहीं थी। वहाँ गेहूँ मुख्य था, भोजन था और आज भी वही भोजन बना हुआ है। कपास से भी वे वाकिफ़ थे, परिचित थे और उसका उपयोग करते थे। तो इस प्रकार कृषि में काफ़ी विस्तारित स्तर पर कार्य होता था। अब जब कृषि होती है तो निश्चित रूप से कृषि प्रौद्योगिकी भी आवश्यक है, यानी कृषि संबंधी औजार, कृषि संबंधी तकनीकी जानकारियाँ। हल लकड़ी के होते थे, जुताई लकड़ी के हल से होती थी। इसके अलावा तांबे से भी वे वाकिफ़ थे, लोहे से नहीं।
याद रखेंगे, लोहे की जानकारी उन्हें नहीं थी, यद्यपि तांबे के कुछ सामान वहाँ मिले हैं जिसका उपयोग संभवतः खेती के कार्य के लिए होता था। साथ ही हंसिया और अन्य ऐसे तरीके के औजार जिससे फसल की कटाई होती हो, यह भी उस समय के पाए गए हैं पुरातत्व विभाग के उत्खनन में। कृषि प्रौद्योगिकी और उसके साथ जुड़ता है जानवर। किस तरह के जानवरों का उपयोग वे करते थे? जो उस समय की जो मूर्तियाँ मिली हैं या चित्र मिले हैं, उससे ये परिलक्षित होता है कि उन्हें मोटा मोटा गाय, बैल, सांड, बिल्ली, कुत्ता, गधे और ऊंट की भी जानकारी थी। गुजरात आदि के क्षेत्र में शायद उन्हें हाथी की भी जानकारी थी। और जिस मात्रा में मोहरें पाई गई हैं, उसमें एक जानवर विशेष रूप से ज़्यादा पाया गया है और वह है सांड, बुल, जिसका हम्प रहता है ऊपर। ऐसे बुल विशेष रूप से उनके उसमें पाए गए हैं। मोहरों में वह काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। तो इस प्रकार वे इन सभी जानवरों से वाकिफ़ थे। लेकिन जिस प्रकार सिंधु घाटी के लोग चावल की जानकारी उनको कम थी, उसी प्रकार लोहे की जानकारी उनको नहीं थी। उसी प्रकार ऐसा लगता है कि घोड़े से वे वाकिफ़ नहीं थे, उन्हें घोड़े की जानकारी नहीं थी। और इस प्रकार जानवरों का उपयोग वे खेती के लिए करते थे, सामान ढोने के लिए करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन के लिए करते थे। अब यदि आवागमन की बात आती है तो मैंने जैसे पूर्व में ही बताया कि उनकी सड़कें बड़ी शानदार हुआ करती थी, सीधी होती थी और मिट्टी की बनी होती थी। दोनों तरफ उसमें नालियां होती थी। इसके अलावा, इस सड़क मार्ग के अलावा वे जल मार्ग का भी उपयोग करते थे। सड़क मार्ग, यदि मोहनजोदारो और हड़प्पा की बात करें तो दोनों के बीच की दूरी लगभग 483 किलोमीटर पाई गई है और निश्चित रूप से दोनों के बीच में संपर्क रहा होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय के लोग भी इतनी लंबी यात्राओं पर निकलते थे। मार्ग की बात करने पर जल मार्ग के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि उनके चित्रों से, उनके समय के पाए गए सामग्रियों से ये स्पष्ट होता है कि जल मार्ग का उपयोग वे करते थे और वह तभी संभव है जब उन्हें नौका बनाने की कला मालूम हो। तो वो नौका बनाते थे और जहाज भी बनाते रहे होंगे, तभी उनका व्यापार जो है वो ईरान और मेसोपोटामिया जैसे कुछ देशों से चल रहा था। कल्पना करिए, मैं बार बार आपको इस बात की ओर ले जाना चाहता हूँ कि आज से कितने हजार वर्ष पूर्व भी उस क्षेत्र के लोग इतने आधुनिक थे कि विदेशों से उनका व्यापार होता था, चाहे वे सोने चांदी का व्यापार हो, चाहे अन्य तरह के आभूषणों का व्यापार हो, चाहे अन्य तरह के पत्थरों का व्यापार हो। तो ये लेन देन उनका विदेशों से भी था। जैसा मैंने बताया कि महिलाएं साज सज्जा और श्रृंगार की बड़ी शौकीन थी। बहुत से चित्रों में महिलाओं द्वारा विभिन्न तरीके के आभूषण पहने हुए पाए गए हैं। बहुत सी मोहरों में, मोहरें जो हैं उसमें चित्रित है, उसमें वो परिलक्षित होता है। ये संभावना है कि इसमें से बहुत से आभूषण इन देशों से आया होंगे, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे ईरान हो। और इस प्रकार भारत के लोगों का व्यापार विदेशों से भी बना हुआ था, जल मार्ग के माध्यम से, और थल मार्ग से तो था ही। साथ ही शिल्प उद्योग भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। जैसा मैंने बताया, उनको कपास मालूम था। कपास की जानकारी का अर्थ ये है कि वे उसमें काफ़ी कुछ कार्य करते रहे होंगे, धागा बनाएं, सूत बनाएं, और इसके अलावा कारीगरी के अन्य कार्य, जैसा घरों में दरी बिछाना, चटाई, पलंग, बढ़ई के कार्य, बर्तनों के कार्य, इस प्रकार सभी तरह के शिल्प कार्यों में वे पारंगत रहे होंगे। तभी यह सभ्यता इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची जो हमें इस उत्खनन से मालूम पड़ती है। अंतिम बिंदु इस बात पर है कि जो इनका जब व्यापार होता था
लेन देन होता था तो उसका जरिया क्या रहता था, माप तौल और बांट में भी इनका बहुत विश्वास था। ये जानते थे कि वस्तुओं को कैसे मापा जाए, कैसे बांटा जाए। और ऐसा देखा गया है, ऐसा अंदाज है कि इनका जो गुणात्मक अंक था वो 1, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार उनका गुणा होता था। और 16 जो अंक था वह शायद इनके लिए ज़्यादा काम का था। 16 अंक के बारे में हमें बहुत से उदाहरण उस समय के उत्खनन में मिलते हैं, चाहे वो सड़कों की संख्या हो, चाहे वे किले में बने हुए कार्यालय हों। ऐसा लगता है कि हर चीज़ को 16 के साथ वे ज़्यादा जोड़ते थे, यह अंक उनके लिए ज़्यादा निकट था। साथ ही दशमलव से वाकिफ थे ऐसा माना जा रहा है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की आर्थिक विशेषताएं, जिसमें आपको कृषि से जुड़े हुए कार्य, उनके विभिन्न व्यवसाय, उनके मार्ग और उनके औजार और उनका विदेशों से संबंध, यह स्पष्ट करता है कि यह सभ्यता कितनी आधुनिक और कितनी विकसित रही होगी।